सांसद और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री शक्ति सिंह गोहिल जी एक बहुत बड़ा धमाकेदार तथ्य आपके सामने लाए हैं, जिससे कि जो अभी तक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार सवाल पूछते आए हैं प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से कि ये सरकार और ये प्रधानमंत्री किसी एक दोस्त के लिए सत्ता में बैठे हैं, उन सवालों के कई जवाब आज के इस, मैं फिर से दोहराता हूं, धमाकेदार प्रेस वार्ता में आपको मिलेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। शक्ति सिंह गोहिल जी कागज़ों के साथ गुजरात से विशेष तौर पे यहाँ आए हैं इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि प्रेस और मीडिया के साथियों के लिए इवनिंग इजी होती है और मॉर्निंग थोड़ी मुश्किल होती है, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। फ़्लाइट मुझे 1 बजे पकड़ना है और 3 बजे मुझे अहमदाबाद पहुंचना था और कोई फ़्लाइट का ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपको सुबह 11 बजे मैंने कष्ट दिया है। मैं आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है, उसके रिलेवेंट पैराग्राफ्स भी मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि बिल्कुल लूट मचाई है। 3,900 करोड़ 3,900 करोड़ जैसे अपना माल हो और कोई उठा ले, वो उठाया। जो क्रॉनिज्म चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी मिलीभगत से, उनकी वजह से, उनकी मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं। गुजरात में एक पीपीए, पावर परचेज एग्रीमेंट, अदानी के साथ, अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड के साथ जीओजी का मतलब गवर्नमेंट ऑफ गौतम नहीं, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने साइन किया पीपीए। उसमें एक कंडीशन थी कि जो भी एनर्जी चार्जेस देने हैं, वो जो इंडोनेशिया से कोल आएगा, उस कोल की प्राइस तय होगी और उसके आधार पे एनर्जी चार्जेस अदानी मुंद्रा पावर लिमिटेड को दिया जाएगा। ये पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हुआ। अब ये कोल प्राइस कैसे तय होगी, उसके लिए साफ तरीके से पीपीए में लिखा गया कि जो भी परचेज करेगा अदानी कोल, उसके ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिटिव बीड और बिल वो गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। और गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस करने के लिए एक सर्किट है आर्गुस के दाम और अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड ने परचेज किए हुए बिल दिए हैं, उनका कंपैरिजन होगा। अगर आर्गुस से कम है तो वही पैसा मिलेगा, अगर आर्गुस से ज़्यादा बिल है तो भी आर्गुस से ऊपर उसे एनर्जी चार्जेस नहीं मिलेंगे। ये साफ पीपीए था। आपको ताज्जुब होगा कि 5 साल तक अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड ने बिल सबमिट नहीं किए,
डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं, ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं की, और सिलेक्टेड लोगों से मैंने अपर सर्किट में खरीद किया है, मुझे एनर्जी चार्जेस दे दो। और सरकार देती रही, करोड़ों करोड़ों रुपया देती रही, और ये भी फिर भी बाहर नहीं आता। ये जो मैंने आपको कागज दिया है वो बाहर नहीं आता। क्यों आया? कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी रखने की बात आई, कुछ लोगों को पता चल गया कि अदानी को ये करोड़ों रुपए दे रहे हैं, उन्होंने आरटीआईज की, सेबी इन्वेस्टिगेट करेगी, डर लगा। फिर अधिकारी मिले कि हम तो 5 साल के से इसको लूटने देते हैं, बड़े बॉसेस के किए बिना तो हो नहीं सकता ना। जब तक मोदी जी या मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, कोई अधिकारी, आईएएस अधिकारी इतना रिस्क नहीं लेता। वो देते रहे थे। फिर डर लगा कि कहीं ना कहीं बात खुल गई तो कल जेल में हमें जाना पड़ेगा। तो ये खत लिखा गया। मैं आपको, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया है, उसके पहले पन्ने के 3rd लाइन के लिए आपका अटेंशन इनवाइट करूंगा। 1st पेज 3rd लाइन, बॉटम से ऊपर जो पैराग्राफ है। इन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज above interim mechanism, it is observed that rate at which coal is being purchased by APMAUL माने अदानी पोर्ट मुंद्रा लिमिटेड significantly higher than the actual market, रियल मार्केट से काफी ऊपर आप दिखा रहे हो। मार्केट वैल्यू एट विच कोल इज बीइंग ट्रेडेड इन इंडोनेशिया, GUVNL, इसका मतलब है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, पर गुजरात में कहते हैं कि GUVNL माने गौतम ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, हैज बीन रिपीटेडली सीकिंग, सरकार बार बार मांग रही है। क्या मांग रही है? डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस, रिपोर्ट्स with regard to the reference being taken by Adani Port Mundra Limited in procurement of coal through spot market inquiry। हम बार बार मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे हो। अगर वो नहीं दे रहे थे तो सरकार उसको 5 साल तक पैसे क्यों देने लगी? नाउ मैं आपको सिर्फ टाइम बचाने के लिए रिलेवेंट पैराग्राफ्स में, माने 2nd पेज पे 3रे पारा पे आप आ जाइए। 2nd पेज के 3rd पैराग्राफ पे यहां लिखा है, इट इज मेंशन दैट एनर्जी चार्जेस पेड एडमिसिबली बाय GUVNL फॉर द पीरियड फ्रॉम 15th October 2018 to 31st March 2023, माने 5 साल तक, इज अराउंड 13,802, 13,802 करोड़ रुपए हमने आपको दे दिए हैं। कंसिडरिंग सर्क बेस रेट ऑन 13 June 2022 अराउंड 12,364 करोड़, वाइल पेएबल अमाउंट एज पर द आर्गूज रेट, ये कहते हैं कि हमने 13,802 करोड़ आपको दे दिए, आपने कोई बिल सबमिट नहीं किए थे। जब आर्गूज के रेट देखे तो हमारा कैलकुलेशन बनता है कि आपको हमें देना था सिर्फ 9,902 करोड़। आगे ये लिखा है उन्होंने, कंसिडरिंग द आर्गूज इंडेक्स एज ए बेस रेट वर्कआउट टू अराउंड 9,902 करोड़, GUVNL submission and request under the petition was to consider only prudent cost of the coal। सही प्राइस हमें करनी थी। हमने आपको 13,802 करोड़ रुपया दे दिया, हकीकत में आपका बनता था 9,902 करोड़, माने 3,900 करोड़
आपको हमने ज़्यादा दे दिए। फिर वो कहते हैं, इसके नीचे वाले पैराग्राफ पे आ जाइए। The matter with regard to the interim mechanism for ad hoc payment was examined by the board of GUNL and need was felt to review the methodology in the interim mechanism in the view of excess payment made to Adani Port Mundra Limited। अब ये रिक्वेस्ट करते हैं इनको, ये रिक्वेस्ट करते हैं इनको कि आपको 5 साल में हमने 3,900 करोड़ ज्यादा दे दिए हैं, उसको आप वापिस करो। अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं बनती, अगर हिडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आती, अगर कुछ लोग आरटीआई नहीं करते, तो ये खत लिखते नहीं और 3,900 करोड़ अदानी को गवर्नमेंट के पैसे, और ये भी पावर परचेज एग्रीमेंट के, तो ये पैसे किसके ऊपर जाएंगे? हमारे उन गुजरातीज के ऊपर जिन्होंने भाजपा की सरकार बनाने में मदद की थी। ऐसे गुजरातीज के ऊपर ये पैसे 3,900 करोड़ जा रहे हैं। हमारी मांग है कि ये और कुछ नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग है। इस खत को देखते हुए साफ निकलता है कि लूट है। 3,900 करोड़ की लूट, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और इसके लिए क्या वहां पे ईडी को नहीं जाना चाहिए? कहाँ वहां पे सीबीआई को नहीं जाना चाहिए? सेबी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्या ये सेबी के लिए भी जरूरी नहीं है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें? हमारा दूसरा सवाल है कि कोई अधिकारी 5 साल तक उस आदमी को जिसको पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिल देना था, डॉक्यूमेंट्स देना था, ट्रांसपेरेंट बिडिंग की सारी हकीकत देना था, वो नहीं देते हैं और 13,902 करोड़ रुपए उसको दिए जाते हैं। वो कोई अधिकारी तय नहीं कर सकता है। तो वो किसके कहने से दिए गए? चीफ मिनिस्टर के कहने से, प्रधानमंत्री के कहने से, या किसके कहने से दिए गए थे? उसका जवाब हम मांगते हैं। इसे साफ दिखता है कि जो पार्लियामेंट में स्लोगन चलते थे, मोदी अदानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, ये इसका सबसे बड़ा नमूना है। हम ये भी मांग करते हैं कि आपने डर के मारे एक खत तो लिख दिया, पर आज तक 3,900 करोड़ में से वापिस कितने पैसे आए? और इसका इंटरेस्ट लेने में सरकार को इंटरेस्ट है या नहीं है? इस पूरे खत में कहीं नहीं लिखा है कि 3,900 करोड़ आपसे वसूल लेने हैं, 5 साल में दे दिए हैं, उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज इस रेट से लगेगा, वो कहीं पर नहीं लिखा है। तो इसके लिए भी जिम्मेवार कौन? ये कुछ हमारे सवाल हैं। आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनका स्वागत है। मैं पवन भाई थोड़ा इंग्लिश में जरूरत है इंग्लिश में बोलने की? नहीं, ठीक। माय कोलीग मिस्टर शक्ति सिंह गोहिल हैज brought out an expose involving the Gujarat Urja Vikas Nigam Limited and the Prime Minister's close friend, Mr. Gautam Adani. The norms are very clear under the PPA, which was signed between Gujarat Urja Vikas Nigam Limited and Mr. Gautam Adani, that the coal procured by Gautam Adani from Indonesia or wherever he procures it from, he has to furnish
the evidence of price bidding that he has participated into to procure that coal, and based on those documents he will be compensated by the Gujarat Urja Vikas Nigam Limited, not above the Argus rates. A very clear norms. But what we've now found out, that for 5 years, Mr. Gautam Adani's company was paid 3,900 crores by Gujarat Urja Vikas Nigam Limited, not complying with the PPA norms, with the PPA rules and the PPA conditions. After the Hindenburg report came, and after the kind of pressure the Congress party and other opposition parties raised in the parliament and outside the parliament, Mr. Rahul Gandhi, Mr. Mallikarjun Kharge, a lot of our leaders have been asking questions to Mr. Narendra Modi and his government on the association with Mr. Gautam Adani. After that pressure, the Gujarat Urja Vikas Nigam Limited now writes a letter to Mr. Gautam Adani asking him to repay that excess amount paid to him, 3,900 crore rupees. Here is the letter which has been released by my colleague Mr. Shakti Singh Gohil. If you go through this letter, it's very clear. Our questions are, will the government agencies who are very active against the opposition leaders, will they knock at the door of these companies of Mr. Gautam Adani? Our question is the government actually serious to recover this 3,900 crores, which at the end of the day will have to be paid by the honest taxpayer, honest consumer of electricity in Gujarat, people who voted this government into power? Is the government interested in the interest amount on this 3,900 crore rupees for 5 years? They haven't mentioned the word interest. You and I borrow from a bank, we get several reminders for interest also. But this entire letter does not mention interest. Therefore, our doubt on the seriousness of this, of intent by the Gujarat Urja Vikas Nigam, are they really interested? Your questions, please. आप इसी पे सवाल पूछेंगे तो उचित रहेगा, बाद में बाकी चीजें ले सकते हैं। देखिए, जब आपको पता होगा कि मई में हिडनबर्ग की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, सेबी की कमेटी और हमने भी आरटीआई करवाई थी, तो हड़बड़ी में उस वक्त एक कागज़ लिख दिया। उसके बाद हमारी डिमांड है कि वी आर नाउ इन अगस्त, तो आपने इसके कितने वसूल किए? और आपने जब पीपीए में एग्रीमेंट था, आप खत में भी लिखते हो कि बार बार आपसे बिल मांगे, डॉक्यूमेंट्स मांगे, ट्रांसपेरेंसी के लिए पूछा गया, आपने कुछ नहीं दिया। तो जब कोई भी नहीं देता है तो 5 साल तक आप पैसे क्यों देते रहे? अगर हम कोई किसी के ज़रिए मार्केट में से मोबाइल मंगवाते हैं और हमको लगता है कि इसकी प्राइस ज़्यादा है, हम कहते हैं कि भैया पैसा तेरा बनता है, बिल दे, पैसे ले जा। और अगर वो बिल नहीं देता है, हम पैसे नहीं देते हैं। ये तो एग्रीमेंट था, प्राइवेट एग्रीमेंट नहीं। GOG माने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, इट्स नॉट गवर्नमेंट ऑफ गौतम। तो ये क्यों किया? अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो हमारा ये आपका जायज़ सवाल है, हमारा भी ये सवाल है कि मई से नाउ वी आर इन अगस्त, बताएं, मोदी जी आ जाएं, दोस्त के लिए बचाव में वही आते हैं, तो आएं और बताएं देश को कि क्यों ये हुआ। और 5 साल तक आपने ये पैसे जाने दिए। 5 साल के बाद आप जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, हिडनबर्ग की रिपोर्ट, हमारी आरटीआई जाती है, तब अपनी खाल बचाने के लिए लेटर लिखते हो, क्यों? इसका जवाब दें। इसी पर पहले लेट्स फोकस ऑन दिस इशू। शक्ति जी, जिस आप पावर प्लांट की बात करते हैं, वो
वो पावर प्लांट पहले से काफी घाटे में, लगभग 1.8 अरब डॉलर घाटा है, जितनी उनकी प्रॉपर्टी है उससे अधिक घाटे में है। तो कैसे लगता है ये 3,900 करोड़ की वसूली हो पाएगी? गलत पैसे लिए हैं, गलत तरीके से लिए हैं, और जो जिसकी कंपनी है वो तो अपने आप को रिचेस्ट इन द वर्ल्ड के लिस्ट में रखता है, तो वसूली तो हो ही जाएगी अगर करना चाहे तो। अगर मित्रों की नहीं है, जब सैया भये कोटवाल तो डर काहे का। थैंक यू वेरी मच। अच्छा है कुछ? सर, इससे अलग हटके पीएम मोदी आज बेंगलोर पहुंचे, कई अनाउंसमेंट उन्होंने किए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, शिव शक्ति, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और 11 बजे पीएम दिल्ली में भी लैंड कर रहे हैं, भव्य स्वागत किया जा रहा है। अब इवेंट्स को लेकर हम क्या बोलेंगे साहब? पूरे देश को हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है, और उन लोगों को भी उत्तर मिल गया जो बार बार पूछते थे 70 साल में क्या हुआ, उसका जवाब उस दिन इस बहुत बड़ी उपलब्धि से मिल गया। मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री आज के बाद इस तरह के सवाल नहीं पूछेंगे। सर, चंद्रयान 1 का जो पॉइंट था जहां लैंड किया था उसका नाम जवाहर पॉइंट था, और चंद्रयान 2 का जो मोदी जी ने आप रखा है तिरंगा पॉइंट रखा है, तो सीधे तौर पे अटैक है कि परिवार के नाम पर ही जो है सो कांग्रेस जो है कतई सो कोई सब नाम अटैक रखते नहीं है, थे। आप उसको किसी भी तरीके से देखिए। जवाहर के दिल में तिरंगा था, और तिरंगे और जवाहर को कोई दूर नहीं कर सकता एक दूसरे से। जो नफरत की पाठशाला इस देश में चलाई जा रही है, उसके प्रधान अध्यापक कौन है? सवाल उनसे पूछा जाएगा। अब पूरे विश्व में जो छवि भारत की निकल कर आ रही है, क्या उस छवि से हमें किसी को गर्व होता है? तो जो नफरत की पाठशालाएं इस सरकार, इस विचारधारा के तहत इस देश में चलाई जा रही हैं, उसके प्रधानाध्यापक को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए इस देश से, और ये नफरत का कारोबार अब बंद करना पड़ेगा। न ये इस तरह की नफरत मेरे धर्म को दिखाती है, मेरे धर्म में इस तरह की नफरत का स्थान है ही नहीं, न मेरी संस्कृति में इस तरह की नफरत का स्थान है, न मेरे देश में इस तरह की नफरत का स्थान है। तो ये जो जिस तरह की नफरत लाई जा रही है, जो ला रहे हैं, उनसे पूछिए कि जो स्वाभाविक, जो प्राकृतिक हमारे यहां नफरत है ही नहीं, उसको आप क्यों ठूस ठूस कर हमारे मानसिकता में भर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी में आप क्यों इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं? हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे, ये देश उन्हें कामयाब नहीं होने देगा। हां, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, उसको भी जिम्मेदारी लेनी होगी किस तरह से ये नफरत फैलाई गई इस देश में। पवन जी, एक सवाल इधर से है। एक सेकेंड, मुद्दे पर। देखिए, मोदी जी गुजरात से आते हैं, आज भी वहाँ पे सब जानते हैं कि बैकसीट ड्राइविंग उन्हीं का है। अगर आप भाई मुक्त भ्रष्टाचार नहीं करते हो, अगर आप खाते नहीं, खाने देते नहीं, तो आपके नाक के नीचे ये कैसे हो सकता है? मतलब साफ है कि आप आधा सच बोलते हो कि मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं। पूरा सच ये है कि आप करोड़ों से कम खाते नहीं, सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने देते नहीं। ये सच्चाई है। पवन जी, मेरा सवाल ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय लोकतंत्र में कि एक राज्यपाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दूंगा। पंजाब की घटना जी है। जी, मैंने देखा। क्या कहेंगे? इस पे क्या कहना है? आपके सामने है राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका पिछले 9 साल में आपने देखी। राज्यपाल का पद राजनैतिक पद नहीं होता, संवैधानिक पद होता है, उसकी एक गरिमा और मर्यादा होती है। लेकिन राज्यपाल अब सिर्फ
केंद्र सरकार में बैठी सत्ताधारी पार्टी का नुमाइंदा बनकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तो इसी तरह के उदाहरण आपके सामने आएंगे। एक देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका सम्मान, उसका कस्टोडियन राज्यपाल होता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए संवैधानिक मर्यादाओं का, तो संविधान कहां तक बचेगा, कब तक बचेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। थैंक यू।